हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी। आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है खुशी। ये 2023 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी है और रिलीज करते ही ये मूवी बहुत लोगों की दिल जीत चुकी है। तो चलिए बिना देर किए सुनाते हैं आज इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत होती है एक कॉन्फ्रेंस से जिसे अरेंज किए हैं एथिस्ट एसोसिएशन ने, और यहीं पर डॉक्टर सत्यम लेनिन अपना स्पीच दे रहे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अंधविश्वास लोगों को छोड़नी चाहिए और साइंस ही एकमात्र लॉजिकल चीज है। उनकी बातों से हमें पता चलती है कि वो एकदम ही एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। इसके बाद हमें सत्यम के घर के हालत दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी बीवी पूजा पाठ कर रही होती है और उनकी बड़ी बहू उनको मना कर रही है, लेकिन वो सुनती नहीं है और अपना पूजा पाठ जारी रखती है। फिर हम हमारे कहानी के हीरो को देखते हैं जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए निकल रहा है। इसके बाद उसके घर में थोड़ी खिटर पिटर दिखाई जाती है जहाँ पे उसके पापा यानी सत्यम उसकी मम्मी को डांट रहे हैं ये पूजा पाठ करने की वजह से। फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे विप्लव इंटरव्यू देता है और उसको ये बताया जाता है कि उसकी पोस्टिंग हैदराबाद में हो रही है, लेकिन उसे हैदराबाद जाना नहीं था क्योंकि उसे कोई एग्जॉटिक जगह जानी थी, क्योंकि उसे तो कंपनी के पैसे से घूमना भी था और काम भी करना था। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी पोस्टिंग कश्मीर में करवा लेता है। उधर कश्मीर पहुंचते ही वो एक जंग के सामने पड़ गया जहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन आर्मी में लड़ाई चल रही थी और वहाँ पे गोली बॉम्ब ये सब भी चल रहे थे, जो देखकर विप्लव डर जाता है और वो सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया। फिर वो लोग अपने क्वार्टर पे पहुँचते हैं और वो सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह जब उसे बाथरूम जानी होती है तो वो देखता है कि बाथरूम का हालत बहुत ही खराब है। तो वो वापस आकर पिग बुश को ये बताता है जो कि क्वार्टर में उसके साथ रह रहा था। तो पिग बुश उसको खुले में करने की सजेशन देती है। इसके बाद एक दिन वो लोग ऐसे ही बोटिंग कर रहे थे, तभी विप्लव आराध्या को देखती है जो कि काली बुर्खा पहनी हुई थी, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आराध्या कुछ बोलती तो नहीं है, पर उसके साथ जो फ्रेंड थी वो बोलती है कि वो लोग पाकिस्तान से हैं और वो उसे डराने की कोशिश करते हैं ताकि विप्लव उनका पीछा ना करे। वो उसको ये भी कहता है कि वो लोग यहाँ पे फिरोज को ढूंढने आए हैं जो कि आरा का भाई है और वो इंडिया में कहीं खो गया है। विप्लव उनकी सारी बातें सच मान लेता है, पर ये सब तो झूठ था ताकि वो उनको तंग न करे। लेकिन आखिर में फायदा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि विप्लव उनका पीछा नहीं छोड़ा था, उल्टा वो फिरोज को ढूंढने में लग जाता है। इधर आरा यानी आराध्या तो आई थी महाबलेश्वर के मंदिर में नारियल चढ़ाने ताकि उनकी दादी की घुटनों की दर्द ठीक हो जाए। वहाँ पे कुछ गुंडे उन्हें छेड़ने लगते हैं और विप्लव उन्हें बचाता है। यहाँ पे एक चेजिंग सीन होता है जहाँ पे वो लोग बाइक पे विप्लव का पीछा करता है और विप्लव बाइक के पीछे आराध्या को बिठा के भागता रहता है। वो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और आराध्या को महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंचा देता है, लेकिन फिर भी वो वहां से जाता नहीं है। वो उन लोगों को साथ लेके अपने क्वार्टर में आता है ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वहां पे विप्लव उनका बहुत ध्यान रखता है और दिन रात फिरोज को ढूंढने में लगा देता है। ये देखकर आराध्या को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था कि विप्लव उसको लाइक करता है और वो उससे कॉन्टिन्यूअस झूठ बोले जा रही थी। उधर आराध्या के बॉस उसको कॉन्टिन्यूअस फोन भी करता रहता है ताकि वो वापस आ जाए, लेकिन आराध्या की दोस्त उसको बताता है कि वो लोग ऐसे वापस नहीं आ सकते, उन्हें उसको लेने आना पड़ेगा। एक दिन सुबह विप्लव उनके लिए चाय लाने जाता है, तभी आराध्या और उसके दोस्त वहां से चली जाती है और विप्लव वहां से निकल के तुरंत उनको ढूंढने के लिए जाता है। वो स्टेशन पहुंचता है और पाकिस्तान वाली गाड़ी में उसको ढूंढने लगता है क्योंकि आरा ने तो कहा था वो पाकिस्तान से है,
पर वो तो एक्चुअली में साउथ से ही थी। फिर विप्लव जैसे ही पाकिस्तान वाली वो ट्रेन से बाहर आता है तो उसे दूसरी ट्रेन में आराध्या दिख जाती है और वो भागता हुआ उस ट्रेन में जाता है और फिर आराध्या से बात करता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से ये कबूल करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आराध्या उससे इस बात के लिए माफी मांगती है कि उसने झूठ बोला। ऐसे समय पर कोई प्रवचन सुन रहा होता है तो विप्लव गुस्सा होकर कहता है कि इसे बंद करो। तब आराध्या बोलती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आदमी प्रवचन दे रहा है वो उसका पिताजी है, यानी चतुरंग महाराज, जो कि शहर के सबसे बड़े प्रवचन वक्ता है। वो आराध्या के पिताजी थे। ये सुनकर तो विप्लव की होश ही उड़ जाती है, क्योंकि उसके पापा यानी डॉक्टर सत्यम लेनिन एकदम एक्सट्रीम एथिस्ट थे और उल्टी तरफ आराध्या के पिताजी इतने बड़े वक्त। उन दोनों के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन दोनों के पापा को लेके होता। पर फिर भी विप्लव और आराध्या ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों परिवार को मना लेंगे और फिर दोनों अपने अपने घर पे ये बात करते हैं। दोनों फैमिली ही शॉक हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे जब तक दूसरा फैमिली आके उनसे बात ना करे। तो आराध्या और विप्लव उन लोगों को किसी तरह मनाकर बीच रास्ते में लाते हैं, यानी चलती हुई मेट्रो पे वो लोग बात करते हैं। वहाँ आराध्या के पिताजी ये बोलते हैं कि मुझे लड़के का कुंडली देखना है। तो सत्यम कहता है कि मैंने अपनी बेटे का कुंडली ही नहीं बनाया है, तुम देखोगे कहाँ से। लेकिन सत्यम की बीवी यानी कि विप्लव की माँ चुपके से उसका कुंडली बना कर लाई थी और वो पहला पेपर निकालती है तो सत्यम गुस्से में आके उसे फाड़ देता है। ऐसा कुछ होगा उसको पता था, इसीलिए वो दूसरा भी लाई थी और वो निकाल के वो आराध्या के पिताजी के हाथ में देती है, जो देखकर वो कहते हैं कि आराध्या और विप्लव की कुंडली मैच नहीं कर रही है। उनके बच्चे होने के टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और उनमें हमेशा झगड़े होते रहेंगे। उनकी कुंडली में कुछ दोष था, तो वो ये कहते हैं कि जब तक खबर ना हो तब तक ये रिश्ता नहीं बन सकता है। ये सुनकर सत्यम यानी विप्लव के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो उन लोगों को अपमान करना चाहते हैं और इस वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आराध्या अपने घर में ये बताती है कि वो विप्लव के बिना नहीं जी पाएगी। इससे उसके पापा को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते लेकिन हमारे बिना जी लोगे तो ठीक है, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उनको घर से बाहर निकलकर उसके मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तब तक विप्लव भी पीछे आ चुका होता है उसे पिकअप करने के लिए। दुख और गुस्से में आराध्या उसकी गाड़ी में बैठता है और ये बोलता है कि चलो हम यहाँ से चले जाएंगे और इन लोगों को प्रूफ कर देंगे कि हम लोग सबसे अच्छे कपल बनेंगे। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी आराध्या को एक काली बिल्ली दिखती है। तो आराध्या बोलती है कि प्लीज़ हम 2 मिनट रुक जाए ताकि कोई पनौती ना हो। इस पे विप्लव हाँ कर देता है और कुछ समय के लिए रुकने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग शादी कर लेते हैं और एक नई जगह पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग बहुत ही खुशी से रह रहे थे। विप्लव की जो बॉस थी वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो उन लोगों को एक पपी भी दी थी जिसको आराध्या बहुत पसंद थी। इधर आराध्या धीरे धीरे नॉनवेज बनाना सीखती है, विप्लव के लिए मछली चिकन ये सब बनाती है, जबकि वो खुद वेजिटेरियन थी, लेकिन वो विप्लव के लिए ये सब कुछ कर रही थी। एक दिन वो बाजार जाती है और एक गणपति बप्पा की मूर्ति देखती है। उसे वो बहुत पसंद तो आती है पर वो खरीदती नहीं है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद विप्लव को पसंद नहीं आएगा। पर उसी दिन शाम को विप्लव उसके लिए एक वैसा ही गणपति की मूर्ति लाता है। इसमें उन दोनों की बॉन्डिंग और भी बढ़ जाती है और ऐसे ही वो दोनों बहुत खुश रह रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आराध्या हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, लेकिन सारे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे थे। फिर एक दिन सुबह वो देखती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है और वो जल्दी से जाके विप्लव को बताती है। फिर वो दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास कंफर्मेशन के लिए।
जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताती है कि आराध्या की मिसकैरेज हो चुकी है। जो सुनकर विप्लव सच नहीं मानता है, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आया था। वो ये बात डॉक्टर को भी बताता है और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा होता है क्योंकि बेबी तो उसके अंदर ही है, लेकिन बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही है। ये सुन के दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उनका दोस्त आता है वहाँ पे मिठाई का बक्सा लेके, और वो उन्हें ये बताता है कि वो दोनों घरों में ये खबर पहुँचा दिया है। जो सुनकर विप्लव गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये एक फॉल्स प्रेगनेंसी थी। जो सुनकर वो दोस्त भी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं, लेकिन विप्लव के पापा पूरे बैंड बाजा के साथ उसके ऑफिस पहुंचते हैं सभी को ये खुशखबरी देने। उधर दूसरी तरफ आराध्या के पापा को ये खबर मिलती है और उसकी मम्मी यानी कि आराध्या की दादी जी उससे मिलने जाने के लिए बात करती है, जिसमें आखिर तक वो राजी हो ही जाते हैं। उधर दूसरी तरफ विप्लव के पापा भी वहां आ रहे थे, वो भी बैंड बाजे के साथ। घर पहुंचते ही उन्हें दिखा कि आराध्या के पापा भी वहां पे आए हुए हैं और विप्लव के पापा आराध्या के पापा को इंसल्ट करना शुरू करते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि जब तक हवन नहीं करेंगे तब तक इनका बच्चा नहीं होगा, पर ये तो हो रहा है। आपका अंधविश्वास आज खत्म होना चाहिए। ये सब सुनकर आराध्या को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्लाकर ये बोलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आराध्या के पापा वहां से चले जाने से पहले उसे ये कहते हैं कि जब तक तुम ये हवन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, अब डिसीजन तुम्हारा है। और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ये सब चीजों को लेकर विप्लव और आराध्या में कुछ झगड़ा हो जाते हैं। विप्लव गुस्से में अंदर जाते वक्त दरवाजा ऐसे बंद करती है कि आराध्या को लगता है कि उसने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और उसको वो वाले दिन याद आ गई जब वो विप्लव के साथ वहां से निकल रही थी अपनी शादी करने के लिए। उसके पापा भी ठीक वैसे ही उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिए थे। उससे उसको बहुत बुरा लगा। इसके बाद वो विप्लव से बात नहीं कर रही थी। विप्लव उसको मनाने के लिए जाता तो है, पर फिर भी वो इग्नोर कर रही थी और फिर चिल्ला दी उस पे। तो विप्लव की बॉस उन्हें रोकने के लिए आती है, तो आराध्या गुस्से में ये कहती है कि उनका निजी मामला है, वो उन पे ना पड़े। इससे विप्लव गुस्सा हो जाता है और आराध्या को उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। ये बात विप्लव कुछ ज्यादा ही चीख के कहता है, जिससे आराध्या डर जाती है और माफी मांग लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विप्लव उसको मनाने की कॉन्टिन्यूअस कोशिश करता रहे और बहुत कोशिशों के बाद जब आराध्या फाइनली मान गई तब वो लोग मेडिकल टेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं और वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे उनका ये फर्टिलिटी टेस्ट होगा। आराध्या के रिपोर्ट्स आ चुके थे और वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइंस नहीं है। उधर विप्लव के भी रिपोर्ट आ गए थे। वो आराध्या को बताने के लिए उसके ऑफिस जाता है जहाँ पे एक पार्टी है। वहाँ पे एक क्लाइंट आराध्या को ये कहता है कि अगर वो अनमैरिड होती तो वो उससे शादी कर लेता, और इस बात को आराध्या हंस के टाल दी थी, जिससे विप्लव को थोड़ा बुरा लगा था। वो वहाँ से चला जाने ही वाला था कि तभी आराध्या वहाँ पे आती है और उसको कहती है कि चलो तुमको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लेकिन विप्लव नहीं मानता है और वो उसको अपने रिजल्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन आराध्या गलत समझती है। फिर वो अपने दोस्तों को बताती है, जिसमें से एक दोस्त बोलता है कि उनकी अंकल फर्टिलिटी डॉक्टर हैं, वो उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे भी विप्लव को बुरा लग जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि आराध्या उसके नाम पे दोष लगा के खुद बचना चाहती है, और मर्दों के लिए ये मामला बहुत सेंसिटिव होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक गाना दिखाया जाता है जहाँ पे विप्लव सभी को ये बता रहा है कि उसमें कोई दोष नहीं है। उन लोगों का झगड़ा कंटिन्यू होता है। फिर उनकी बॉस उनको इनवाइट करती है उनकी बेटी की बर्थडे के लिए, जो कि शहर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था। वो लोग जाते हैं वहां पे। वो लोग बोट पे जा ही रहे थे कि तब आराध्या को उल्टी आती है। तो ये देखकर विप्लव उससे पूछता है कि अगर कोई खुशखबरी है तो वो बताए, लेकिन आराध्या बोलती है कि नहीं, उसकी मंथली साइकिल चालू है, ये बस उसकी तबीयत खराब है। और फिर
उनमें एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट होती है, जिस पर विप्लव गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि वो यहाँ पे शांति के लिए आया है, और वो आराध्या को भी शांत रहने के लिए कहता है, एटलीस्ट उसके लिए नहीं तो उसके मैम के लिए। गुस्से में विप्लव ये भी कह देता है कि 2 दिन शांति से रह लो, उसके बाद तुम कहीं भी चले जाना, चाहे तो अपने पापा के घर चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आराध्या को बहुत बुरा लगता है और वो ये सोचती है कि पार्टी खत्म हो जाए, उसके बाद वो निकल जाएगी। कुछ देर बाद जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब ये देखते हैं कि सब कोई बहुत खुश है वहाँ पे, और वो लोग बर्थडे गर्ल को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जब वो लोग सामने जाते हैं उनको दिखती है कि बर्थडे गर्ल की सिर्फ तस्वीर लगी है, बर्थडे गर्ल वहाँ पे नहीं था। उसके बाद वो जब अपने बॉस से पूछता है कि मैम ये क्या बात है, तो वो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी बहुत साल पहले ही उनको छोड़ के चली गई थी। वो एक प्रीमेच्योर बेबी थी। जब वो पैदा हुई थी तब उसके सारे ऑर्गन्स भी ठीक से फॉर्म नहीं हुए थे, जिससे वो लोग बहुत डर गए थे और डॉक्टर उनको बस 6 महीने की टाइम दिए थे। बोले थे कि बस 6 महीने के बाद उनकी बेटी शायद नहीं बचेगी। लेकिन तभी उनका हस्बैंड उनको बहुत हौसला देते हैं, वो उनकी सपोर्ट सिस्टम और करेज बन जाते हैं, और इसी वजह से जिस बच्चे को डॉक्टर ने बस 6 महीने की टाइम दी थी वो 5 साल जीती है। उसके चले जाने के बाद वो लोग फिर कभी कोशिश नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर फिर से कुछ ऐसा हादसा हुआ तो वो लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो उसी बेटी को अपनी सिर्फ और सिर्फ बेटी मान के आज तक जी रहे थे। ये देखकर विप्लव थोड़ा मूव हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्या गलत कर रहा था। लेकिन सुबह उठते ही आराध्या उसको नहीं दिखती है। आराध्या ऑलरेडी अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। विप्लव उसके पीछे पीछे जाता है उसको वापस लाने के लिए, लेकिन आराध्या नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। ऐसे लगातार 10 दिन वो विप्लव से दूर रहती है, जिससे विप्लव को ये रियलाइज होता है कि वो उससे कितना प्यार करती है और वो उसको वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर विप्लव अपने घर जाके अपने पापा से हवन के बारे में बात करता है, जहाँ पे वो अपने पापा से ये बोलता है कि पापा, आपकी और मम्मी की शादी 30 साल हो गई है, लेकिन आप लोग तो अच्छे से जी रहे हैं ना। आप एथिस्ट हैं, पर मम्मी तो भगवान में विश्वास करती है और वो अभी भी पूजा करती है, तो आप लोगों की शादी कैसे टिक गई? जहाँ पे उसका पापा ये कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए हम लोगों की शादी अभी तक टिकी हुई है। जो सुनकर विप्लव ये कहता है कि अगर आप 30 साल ऐसे रह सकते हैं तो मैं 3 घंटे हवन नहीं कर सकता। जो बोलकर वो वहां से चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो आराध्या के जीजा जी को बोलकर एक हवन का व्यवस्था करता है। लेकिन हवन करने के लिए उसके पापा का वहां होना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके पापा तो आने वाले नहीं थे, इसीलिए उसकी मम्मी वहां जाती है ताकि वो उनका साथ दे सके। लेकिन कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि विप्लव के पापा भी वहां आ जाते हैं। वो अपना सारा ईगो भूलकर सिर्फ और सिर्फ विप्लव के लिए वहां पहुंचते हैं ताकि वो अपने प्यार को हासिल कर सके। इसके बाद वो लोग हवन करना शुरू करते हैं। वो लोग लास्ट आहुति देने ही वाले थे कि तभी बहुत जोर की बारिश आ जाती है और वो आग बुझ जाती है, जिसके बाद सभी एक शेड के नीचे चले जाते हैं, लेकिन विप्लव और उसके पापा वहीं बैठे रहते हैं ताकि वो फिर से हवन शुरू कर सके। तभी आराध्या के पापा उनको ऊपर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत जोर बारिश हो रही थी और वो नहीं चाहते थे कि वो लोग भीग जाएं। फिर आराध्या के पापा और विप्लव के पापा के बीच कुछ बातचीत दिखाई जाती है, जहां वो ये कहते हैं कि आप जितनी बार हवन के लिए बोलेंगे हम करेंगे। जिस पे आराध्या के पापा ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है अब मैं जीत गया? नहीं, इस लड़ाई में जब आप वहाँ पे आए हवन करने के लिए तभी मैं हार गया था, क्योंकि एक बेटे के लिए एक पापा का प्यार किसी चीज़ से बड़ा नहीं होता है। उसके बाद हम विप्लव को देखते हैं आराध्या से बात करते हुए, जहाँ पे वो ये कहता है कि आज के बाद से वो सब करेगा, पूजा पाठ सब कुछ। सिर्फ आराध्या को उसके साथ वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है और आराध्या कर देती है उसको माफ़।
इसी तरह ख़त्म होती है खुशी की स्टोरी। तो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।